Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second part of the chapter that is environmental chemistry. तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हम बारे में स्टडी कर रहे थे। बेसिकली लास्ट में हम ये स्टडी कर रहे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इफ्लुएंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट बेसिकली। तो जिसमें हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रही थी। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको एज अ फूड पार्टिकल या एज अ न्यूट्रिशन यूज़ कर रहा होगा, उसको डिकम्पोज कर रहा होगा, जिसका हमें अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेस्ट मटीरियल जो है वो एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो आजकल वाइडली यूज्ड ऑप्शंस हैं और मोस्टली जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पहले आपने फिजिकल ट्रीटमेंट कर ली। फिजिकल ट्रीटमेंट में आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा वेस्ट था जो कि लिक्विड भी था, सॉलिड वेस्ट भी था, तो आपने उसको क्या करा, फिल्टर कर लिया। लिक्विड अलग हो गया, वाटर मतलब अलग हो गया, और जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए। लिक्विड को, जो वाटर था, उसको आपने डाल दिया किसी पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे वो पानी का काम कर रहा है। इसके अलावा जो सॉलिड पोर्शन था उसको आपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको डिकम्पोज कर देगा, तो आपका मसला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने जो सॉलिड या लिक्विड वेस्ट होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सही। इसके अलावा डिफरेंट अदर प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि टर्शरी ट्रीटमेंट्स भी होता है। टर्शरी ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था, फिजिकल ट्रीटमेंट था प्राइमरी, कि आपने फ़िल्टर किया, लिक्विड सॉलिड को अलग किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये कर रहे थे आपके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। इसके अलावा टर्शरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। ठीक है, यानी कि फर्दर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए आप टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सही। Now comes toward the last topic of this chapter, that is solid waste disposal techniques. अभी जो हमने ये स्टडी किया वो जो आपके पास इफ्लुएंट था वो यूजुअली लिक्विड इफ्लुएंट था। ठीक है, मतलब एक्वेटिक बेस्ड या लिक्विड बेस्ड जो है वेस्ट मटेरियल था, इसको हम इफ्लुएंट कह रहे थे, जिसमें बहुत ही स्मॉल पोर्शन सॉलिड का था। सॉलिड का आप ये कह लें कि इतना कम पोर्शन था कि बिल्कुल ना होने के बराबर, और अगर वो जो पोर्शन था वो डिज़ोल्व सॉलिड्स का था। सही, यानी कि TDS का था। TDS बेसिकली टोटल डिज़ोल्व सॉलिड होता है। सही है, तो जिसको आपने जो है वो ट्रीट करवाया, अब वो मटेरियल को हमें डिस्पोज ऑफ करना है जो कि होता ही सॉलिड वेस्ट है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के बड़े बड़े जो है पेपर्स होते हैं, पेपर्स कह रही हूँ, प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े से केन्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, ग्लास हो गया, इसके अलावा और सीमेंट के मटेरियल हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें जो कि जो है प्लास्टिक जो कि सॉलिड बेस्ड होती हैं। सही है, तो आप इनको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, इनके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वंस द कलेक्टेड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, एक बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मसला होता है वही होता है कि कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी का काम लगाते हैं कि वो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करें फ्रॉम डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्या करती है कि डिफरेंट पोर्शन से सोसाइटी के सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद अब हमारा दूसरा काम ये होता है कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड वेस्ट का उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक, रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वेस्ट। अब ये जो मेथड्स हैं वो क्या करेंगी, जो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म है उसको चेंज कर देंगी। हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जो कि ईजी टू हैंडल भी हो। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो सर्व टू रिकवर सर्टेन मटीरियल। इसमें से हम कुछ ऐसे मटीरियल जो कि हम जो दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको हम रीगेन भी करेंगे। इसके अलावा हम ऐसा मेथड बनाएंगे जिससे हमें एनर्जी भी मिले। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं, सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं, तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और हम हीट को एज अ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम रिसाइकिल करें किसी चीज़ को, जैसे प्लास्टिक है, हम हमेशा हर प्लास्टिक को डिस्कार्ड नहीं करते। कुछ प्लास्टिक्स को जो कि कहना चाहिए कि रीगेनेबल प्लास्टिक्स होते हैं, जो कि जिनकी शेप्स चेंज हो सकती हैं, उसको जो कि डिफरेंट आपने पढ़ा होगा, थर्मोसेटिंग प्रोसेस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मोप्लास्टिक।
तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली रिसाइकलिंग में आ जाता है, ये रीयूजेबिलिटी में आ जाता है। सही है, तो हम ये वाला काम करके अपने जो सॉलिड वेस्ट है उसके टोटल वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। सही, अब फर्स्ट प्रोसेस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन कौन सा प्रोसेस है? इट्स अ बर्निंग प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक, इंसिनरेशन आपके पास सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का, ये बात याद रखिएगा, लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने का प्रोसेस नहीं है। इंसिनरेशन सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का प्रोसेस है। ठीक, लास्ट टाइम मैंने एक एमसीक्यू से पूछा था कि इंसिनरेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रीट डैश टाइप ऑफ वेस्ट, और मैंने नीचे ऑप्शंस में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड जो है वो इस तरह के ऑप्शंस दिए थे, तो लोगों ने लिक्विड के ऊपर टिक लगाया हुआ था। हालांकि इंसिनरेशन इज अ ट्रीटमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट किसके लिए है। इट्स अ बर्निंग प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट and it's a very effective process because it can reduce the total volume of the solid waste and also the weight of the solid waste to the very minimum value. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि मैं भी लास्ट टाइम आपको डिस्कस कर रही थी लास्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, मीथेन गैस रिलीज़ होती है। तो हमने भी ये बात भी पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द गैसेस which are responsible for the destruction of the environment, destruction of the ecosystem, as they are responsible for the greenhouse gases, as they are producing different you can say chloride ions and different other ions which are responsible for the destruction of ozone. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? जब बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, इसके अलावा जो आपके पास ओजोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है वो वाला काम भी परफॉर्म कर रही है, तो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बट अब इस बात को हमने देखते हुए क्या किया है, इन मॉडर्न इंसिनरेटर्स में हमने बहुत ही डिज़ाइंड फर्नेसेस यूज़ किए हैं। डिज़ाइंड फर्नेसेस का काम ये है कि वो इन गैसेस को अपने अंदर ही ट्रैप रखें, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने ना दें। ठीक है, और उन गैसेस को, उन ट्रैप गैसेस को वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई रिएक्शन हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड हो, या कोई ऐसा रिएक्शन हो केमिकल जहाँ पे मीथेन गैस की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे यूज़ करें उसको। ठीक है, तो द combustible portion of the waste combined with the oxygen, जो combustible portion होता है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, और रिलीजिंग मोस्टली जो कार्बन, जो भी रिलीज गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होती है और हीट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपको मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, incineration can reduce the total volume of the uncompacted waste बाय मोर देन 90%, यानी कि आपके पास जो वेट है या जो वॉल्यूम है वेस्ट मटेरियल का, उसको तकरीबन 90% रिड्यूस कर देती है वो, जिसमें आपके पास एट दी एंड जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो ऐश बचता है, ग्लास बच जाता है, मेटल्स हैं वो जाहिर सी बात इंसिनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, ग्लास भी जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो बॉटम पे आपके पास ज़्यादातर एशेस वगैरह बच जाता है और ये चीज़ें बच जाती हैं। सही, हियर वी हैव सेकेंड अदर मेथड which will be utilized for the destruction or the decomposition of solid waste, that is composting. Composting is the method in which we will utilize microorganism for the destruction of organic waste. ठीक है, अगेन माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम क्या होगा कि वो एज अ न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करेगा और उसको डिकम्पोज करेगा। ठीक है, जैसे कि हम वहाँ पे करवा रहे थे उसके साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में काम। ठीक, तो बेसिकली कंपोस्टिंग इज़ अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। सही, यहाँ से मैं MCQ से पूछ सकती हूँ। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप साथ साथ मैं आपको बताती भी जा रही हूँ किस तरह से जो है MCQs में क्या क्या चीज़ें मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक पोर्शन को हम डिकम्पोज करते हैं विद केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा रहे हैं तो आपको सिस्टम के अंदर पता होता है कि आप कितने टाइम इंटरवल में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाएंगे और कितने टाइम पीरियड में वो कितना ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे। ठीक, तो ये पूरी कैलकुलेटेड प्रोसेस होता है जिसको हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ वेरी केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। Microbes metabolize the organic waste material and reduce its volume as such as 50%, यानी कि इंसिनरेशन में 90% रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर तकरीबन 50% तक रिड्यूस हो जाता है, और द
stabilized product, or you can say the end product produced after the process of composting, it will be referred as composite or humus. It can also be asked in your MCQs, okay, what is the end product of composting process? It will be composite or humus, right? The last technique which will be used for the solid composition, destruction of solid waste, will be land disposal. सॉरी, ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है लैंड डिस्पोजल. लैंड डिस्पोजल में हम क्या करते हैं कि लैंड डिस्पोजल इज़ द मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट. बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है. इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कैन बी सेफली डिपॉजिटेड इन अ सैनिटरी लैंडफिल. हम क्या करते हैं लैंड डिस्पोजल में कि एक एरिया लेते हैं, उस एरिया को हम डिग करते हैं. डिग करने के बाद जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसको उस जो डिगिंग एरिया होता है उसमें डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी बराबर कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली लैंड डिस्पोजेबल्स होता है. सही. अब लेकिन ये काम हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते कि जैसे पाकिस्तान में होता है, कहीं पे भी आपने किसी का जो है प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, कोई देखने नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे अपना कचरा भरने के लिए जल्दी से उसको वहाँ की मिट्टी खोदी और खोद के अपना सारा कचरा उसके अंदर भर के ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी. ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते. जो भी लैंड डिस्पोजेबल टेक्निक होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया हम डिसाइड करते हैं, उसको बाकायदा असाइन करवाना पड़ता है हुकूमत की तरफ से. वो लैंड डिस्पोजल एरिया जो है आपके नॉर्मल कॉलेजेस, स्कूल, पेट्रोल पंप्स, इसके अलावा आपकी रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होना चाहिए. उसका भी एक स्पेसिफिक लैंडफिल होता है, उसका भी एक स्पेसिफिक लैंड किलोमीटर पूरा होता है, कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए वो एरिया. ठीक है, आपकी रेजिडेंशियल एरिया से. तो होता क्या है कि आप अपने उस एरिया को पहले के ज़माने में जब फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया गया तो फिर ये हुआ कि जब उन्होंने ये काम कर लिया तो करने के बाद मसला ये आया कि जो कचरा भरा और भरने के बाद उसको ऊपर से कवर कर दिया, तो नीचे जो कचरा, आपको मालूम है कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वो कचरा टाइम टू टाइम क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर के साथ मैश होने लग गया. ठीक है, अब वो कमाई जब हुआ तो उसी वाटर को क्या हुआ कि ड्रिल करने के बाद हमें दूसरी तरफ से निकाला और पीना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह से क्या हुआ कि अंडरग्राउंड वाटर को लैंड डिस्पोजल टेक्निक की वजह से डिस्टर्ब होने लग गया अंडरग्राउंड वाटर. तो इसलिए हम ये काम करते हैं कि ये बहुत दूर होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया से. इसलिए भी दूर होना चाहिए कि भले आपने उसको मिट्टी में दबा दिया हो, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, वो मिट्टी में दबने के बाद भी एक्टिव रहते हैं. ठीक, जो कि एटमॉस्फेयर में एयर की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से इन टच होते हैं बाकी लोगों से. तो इस वजह से ये दूर रहना चाहिए. और फिर वो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को जो ख़राब कर रहा था लैंड डिस्पोजल टेक्निक, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये किया अब मॉडर्न एज में कि पहले उस लैंड डिस्पोजल के लिए ड्रेंच बनाते हैं. बनाने के बाद उस पूरे ड्रेंच को हम बॉटम से प्लास्टिक से लाइन करते हैं, इम्परमिएबल कवरिंग करते हैं. इम्परमिएबल कवरिंग का मतलब ये है कि पूरी प्लास्टिक से उसको अंदर से कवर करते हैं ताकि जो भी इसके अंदर हम कचरा डालें वो अंडरग्राउंड वाटर को टच ना करे. ठीक है, वो सिर्फ उसके अंदर ही रहे. ठीक, तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपना जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो डंप कर देते हैं और ऊपर से हम कवर कर देते हैं उसको. सही. तो क्या होता है कि अंदर रहे वो भले, लेकिन इम्परमिएबल कवरिंग की वजह से जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो अंडरग्राउंड वाटर से कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सेफ रहता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक्स which we can use for the treatment of solid waste, right? Thank you so much.